ये देखो तो, आ रही है आवाज? हाँ, ओके। मैं, जैसा शिव कुमार ने बताया, मैं कर्नल राम कुमार सिंह हूँ। और मेरा सैनिक लाइफ से काफी वास्ता है। बचपन से ही 1972, 10 साल की उम्र से सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। जो वो एक्चुअल में सैनिक लाइफ नहीं है, मगर एक्सपोजर होता रहता है वहाँ। हम अक्सर देशियों जवान को देख के मोटिवेट भी हुए, जिसके कारण हम फौज ज्वाइन किए और चांस मिला। और तकरीबन 40 साल फौज में रहने के बाद और ये सब बैकग्राउंड से जाते हुए, मैं आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ और चीज़ों का एक्सपोजर के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि फौजी लाइफ सबसे अच्छा है, फौजी कैरियर सबसे अच्छा है। फौज की नौकरी नहीं है एक ढंग से। जो जज्बा है, जुनून है, देश के प्रति समर्पण है, वो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। और टू समराइज द होल थिंग, मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कहूँगा, अगर हमें भगवान मिल जाएंगे और अगले जन्म की चाहना पूछेंगे, तो मैं कहूँगा मुझे फिर फौज में भेजना। और वो उसमें भी और चॉइस देना होगा, तो मैं कहूँगा मुझे भारतीय फौज में भेजना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, ये एक अपने आप में एक टॉपिक है। सुकुमार चाहेगा तो कभी इस पे भी बातचीत विस्तार में हो सकती है। अभी टॉपिक प्रॉपर पे मैं आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो जितने भी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, फौज में हर एक चीज़ लिखित होता है, डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है। और जो कि आप अगर खोजेंगे तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। और फिर अपने तजुर्बे से उसको हम अपने ढंग से इंटरप्रेट करके, उसको अपने ढंग से समझ के आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको समझाने के लिए और खुद मुझे ठीक ढंग से समझाने के लिए हमने निम्नलिखित स्लाइड्स में या निम्नलिखित तरीके से इंटायर टॉपिक को ऑर्गेनाइज किया है। और आप खुद महसूस करेंगे, आप लोग अगर लड़के बच्चे हैं तो आप सीख सकते हैं कि इस ढंग से किसी भी टॉपिक को आप ऑर्गेनाइज करें और उसको उस ढंग से बात करें, तो आपके लिए भी आसानी होगा, बात करने वाले के लिए भी। और सबसे ज़्यादा आसानी होता है टारगेट एरिया के लिए, मतलब समझने वाले के लिए। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ, जैसा कि आपको पता है, आज टॉपिक हमारा एंट्री इनटू आर्मी है। तो सबसे पहले मैं निम्नलिखित भागों में इसको आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि तकरीबन मैंने दे दिया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, ये समझने के लिए जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आपको कहीं कुछ कमी महसूस होगी तो आप उस ढंग से आप वहां जाके पहुंच सकते हैं। फिर रीजन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, मैं बताऊंगा इसका क्यों जरूरत है। फिर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ के और फाइनली आप सिलेक्शन में आएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, और डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत है उसको ले जाने का, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। वेरी ब्रीफली एलिजिबिलिटी पे बात करूंगा कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। और फिर इसमें प्रोसेस क्या है। प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले बोला था, ऑर्गेनाइज ये टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बहुत ढंग के टाइप्स हैं रिक्रूटमेंट का। उसमें जीडी सोल्जर, जो जनरल ड्यूटी सोल्जर्स होते हैं, जिसका नौकरी ज्यादा होता है, उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि वो बेसिक्स है।
अगर वो आप समझ जाएंगे तो समझिए आप सब कुछ समझ जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैं अपने तजुर्बे से आपको दूंगा, एडवाइस समझिए, इंस्ट्रक्शन समझिए, और उसके बाद मैं इंटायर टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। तो ये स्लाइड पे भी देख सकते हैं, वही बात मैंने एग्जैक्टली अभी आपको बताया है। इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबसे बड़ा, सबसे ऊपर हमारा डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट है, जो दिल्ली में है, जो इंटायर इंडिया में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग कहते हैं डीजी रिक्रूटमेंट। उसके नीचे जेडारो आता है, यानी कि स्टेट लेवल पे। मगर एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से फिक्स नहीं है। एक जेडारो हो सकता है 2-3 स्टेट्स को देखे, एक स्टेट्स में ही वो फिक्स नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है अभी हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी हैं, मगर जेडारो सिर्फ 11 ही है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है एक जेडारो मोर देन 2-3 स्टेट्स को और यूनियन टेरेटरी को देख रहा है, तभी जाके 11 में काम चल जाता है। जेडारो के नीचे बीआरओ आते हैं। जेडारो के नीचे बीआरओ आते हैं। बीआरओ मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में। आपको आश्चर्य होगा, हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोगों को दिया जाता है मौका और वैकेंसी। मगर अगेन बीआरओ सब एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं देखता, उनमें भी कंबाइंड 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को करते हैं। उसके अलावा रेजिमेंटल सेंटर, जो कि हमारी ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहां रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जवान जाते हैं, मतलब लड़के जाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जवान बनते हैं सब शपथ लेने के बाद देश के प्रति संविधान के मुताबिक। तो उसको रेजिमेंटल सेंटर कहते हैं। जैसे बिहार में आपने देखा होगा दानापुर में है, रामगढ़ में है, और इसी ढंग से बहुत जगह है रेजिमेंटल सेंटर। राजरीफ का दिल्ली में है। तो आप लोगों को शायद देखने में या सुनने में मौका आया होगा। तो वहां भी रिक्रूटमेंट कुछ परसेंटेज दिया जाता है, खास करके वहां पे म्यूजिशियन है, या जैसे वार विडो है, या हमारे फौजी के, तो कुछ वैकेंसी दी जाती है जिससे कि उन लोगों को किया जाए। और फिर टीए, टेरिटोरियल आर्मी का भी कुछ हद तक वो इंडिपेंडेंस होता है और वो अपने तरीके से करते हैं। मगर ये चीज ध्यान रहेगा, रहना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि चाहे रेजिमेंटल सेंटर हो या ओपन रैली में भर्ती हो या टीए में हो, एलिजिबिलिटी उसमें कमी नहीं है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। सब जगह एक ही क्राइटेरिया है। कंपटीशन बेशक कम बेसी हो सकता है। जैसा कि अगला स्लाइड है हमारा, लोकेशन ऑफ जेडारो। जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि 11 जेडारो हैं, इसमें डीजी रिक्रूटिंग के अंदर 11 जेडारो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कवर करते हैं। जैसे जालंधर में है पहला, ऊपर से हम चल रहे हैं तो वो पूरा जे हिमाचल और JNK, नीचे अमृतसर एक्सेट्रा, पंजाब, हरियाणा, ये सबको कवर करता है। उसके बाद हमारा अंबाला में है। अंबाला भी कुछ पोर्शन हिमाचल का लेता है और इस ढंग से बटा हुआ है। उसके बाद जयपुर में है, कोलकाता, लखनऊ, दानापुर, जबलपुर, शिलोंग, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई में। ये सब
जेडारो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कवर करते हैं और वहां से रिक्रूटमेंट प्रोसेस का गाइडेंस और कंट्रोलिंग होती है। दानापुर के बारे में सिर्फ मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मैं देख रहा था काफी स्टूडेंट्स भी बिहार के हैं। तो जस्ट टू गिव यू ए ग्लिम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं दानापुर जेडारो की बात कर रहा हूं। उसके अंदर 5 बीआरओ हैं, दैट इज मुजफ्फरपुर, गया, रांची और दानापुर, और एक कटिहार में है जो कि बिहार में ही है, मगर ये जो कटिहार बीआरओ है वो हमारे काफी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, खास करके मुंगेर, लखीसराय, इस सब डिस्ट्रिक्ट को। और ये हमारे काफी दूर सीमांचल पे पड़ जाता है, मगर हमारे दानापुर जेडारो के अंदर ही आता है। अब हम आपसे चर्च करेंगे फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा कि कहीं 163 इंच के भी जवान लिए जाते हैं और कहीं मिनिमम 166, 69 इसका होता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि काफी फैला हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो उसी ढंग से हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड भी रीजनों में बांटा हुआ है, जैसे कि वेस्टर्न हिमालय रीजन है, उसके बाद ईस्टर्न हिमालयन रीजन है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन मतलब आप समझ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। वेस्टर्न प्लेन रीजन है, ईस्टर्न प्लेन रीजन है। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदुस्तान का इस एरिया में है, ईस्टर्न प्लेन रीजन। कौन होता है आप अपने इंटेलिजेंस से समझ रहे हैं, मगर फिर भी सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब ईस्टर्न प्लेन्स में आते हैं। फिर सेंट्रल रीजन मध्य प्रदेश, जैसा आपको मालूम है, और सदर्न रीजन बताने की जरूरत नहीं है, साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो सब हमारे सदर्न रीजन में आते हैं। और बेस्ड ऑन दीज रीजन वी हैव, उस पर हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड चेंज रहता है, मगर ज्यादा चेंज नहीं है। थोड़ा हाइट में, थोड़ा वेट में और चेस्ट में, इसमें थोड़ा सा मोडालिटी वाइज और रीजन वाइज ये किया जाता है। उसके बाद अगली स्लाइड, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट या एंट्री। आप हम सब जिसको नॉलेज आर्मी के बारे में नहीं होता है, उनको सबको लगता है आर्मी सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि हम एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, और राइटली सो, इसीलिए हम यूनिफॉर्म पहनते हैं कि सबको देखने में हम एक लगे। मगर हम रोल के मुताबिक अलग अलग हैं, ये चीज समझना है। जैसे आम भाषा में डॉक्टर सब एक होते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर सब एक होते हैं, मगर उनके अलग अलग रोल के मुताबिक, कोई फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, या डॉक्टर्स में ही अलग अलग डॉक्टर्स हैं, कोई फिजिशियंस हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट है, मगर सब डॉक्टर कहलाते हैं। इन सिमिलर फैशन हम इसमें भी बटे हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं सोल्जर जीडी, ऑल आर्म्स, जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, और ये हमारा बेस है। अगर सच पूछिए, ये हमारी आर्मी का स्ट्रेंथ है। ये नहीं कि दूसरे लोग लड़ने वाले नहीं है, वो अलग चीज है, मगर ये बेस होते हैं। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल हैं, ये भी ऑल आर्म्स और आर्टिलरी में एक्सेट्रा। उसके बाद क्लर्क्स और एसकेटी। क्लर्क्स कौन है?
बिना डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम नहीं हो सकता, आप सब समझते हैं, इसलिए क्लर्क्स की जरूरत होती है। और हर एक जगह हमारे क्लर्क्स होते हैं और उनका सिलेक्शन डिफरेंट होता है उनका क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और उसी उन्हीं के साथ एसकेटी होते हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल बोलते हैं हम लोग, एसकेटी। तो वो भी क्लर्क की ड्यूटी कर लेते हैं और स्टोर भी देखते हैं, इसलिए ये है। फिर नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल कोर के लिए हमें नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत होती है, तो उनकी भर्ती, उनका रिक्वायरमेंट अलग होता है। फार्मासिस्ट, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या बाद ये जहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी भर्ती भी अलग होती है, रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन, ऑल आर्म्स, जैसे कुक हैं, बार्बर है, नाई धोबी इस ढंग का। तो ये लोग भी हमें फौज में जरूरत है, क्योंकि हम सब जगह ऐसी जगहों में रहते हैं, इतने सिविलाइजेशन से दूर रहते हैं, जहाँ पे कि अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे तो इनकी जरूरत सिविल एरिया से आके कोई पूरा नहीं करेगा। तो ये ट्रेड्समैन होते हैं। इसमें कुछ लोग नॉन मैट्रिक भी होते हैं, जो मान लीजिए मैट्रिक नहीं किया है, उनकी भी वैकेंसी इसमें होती है, खास करके स्वीपर्स हैं, बार्बर्स हैं और कुक हैं, ये सब नॉन मैट्रिक होते हैं। फिर सोल्जर जीडी भी कुछ नॉन मैट्रिक होते हैं, खास करके जैसे मैंने बताया था कि रीजन बेस्ड हमारी जरूरतें होती हैं। तो जिस रीजन के लोग पढ़ने में या जहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है, अभी लिटरेसी लेवल उतना बढ़ा नहीं है, तो नॉन मैट्रिक भी ले लेते हैं। और सर्वेयर, ऑटो कार्टोलॉजिस्ट, ये सब इंजीनियर्स के लोग होते हैं जो सर्वे उर्वे करते हैं, आपने मैप वूप देखा होगा, और इस ढंग का काम ये लोग करते हैं। इसके बाद आरटीजीएसयू, इसका मतलब होता है रिलीजियस टीचर। हमारे आर्मी में जैसा आपको मालूम है, हर एक रिलीजन के लोग होते हैं, तो उनके रिलीजियस टीचर भी होते हैं, जैसे मौलवी साहब हैं या ग्रंथी साहब हैं और पंडित जी। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे सोल्जर्स के मोटिवेशन के लिए। जैसा आप सबको मालूम है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी हमारा भगवान का रास्ता खुला रहता है, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो इस मोटिवेशन को करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग रिलीजियस टीचर रिक्रूट करते हैं, जिनका एलिजिबिलिटी डिफरेंट होता है और वो सीधे जेसीओ के रूप में भर्ती होते हैं। फिर हमें जरूरत है जेसीओ कैटरिंग का। ये खास करके हमारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, जैसे एनडीए है, आईएमए है, ओटीए है, सीएमई है। यहाँ पे ये काफी अफसर कैडेट ये वो होते हैं, तो उनको खाना कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब का ज्ञान होता है, और इनका भी जेसीओ के रूप में ही भर्ती होती है। फिर हवलदार एजुकेशन, एजुकेशन कोर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी फौज में। और ये एजुकेशन कोर के जो एमसीओ होते हैं, ये भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, इनकी भी क्राइटेरिया अलग होता है। और ये हमारे जवानों को पढ़ाते हैं, उस लेवल पे लाते हैं जहाँ की आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया जाता है। पहले तो अनपढ़ जवान होते थे और उस जमाने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो उनको डिग्री भी दिलाई जाती थी। मगर आजकल पढ़े लिखे आ रहे, तो मैप रीडिंग, जीपीएस सिस्टम और डिजिटलाइजेशन एक्सेट्रा का ये सब ज्ञान देते रहते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्समैन, अगर आप बहुत क्वालिफाइड हैं तो आपका डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन के रूप में आपका भर्ती हो सकता है। बहुत क्वालिफाइड का मतलब मिनिमम नेशनल खेले हुए हैं, आपके पास सही सर्टिफिकेशन है और जमीन पे अच्छा कर रहे हैं, तो
उसका भी हो जाता है। फिर म्यूजिशियन, जिनको म्यूजिक में बहुत चाहना है, जो अब समझते हैं कि म्यूजिक में हमारा अच्छा इंटरेस्ट है और अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई गाना अच्छा गाता है, वोकल है, तो इसका भी काफी अच्छा खासा वैकेंसी है। आपने देखा होगा आर्मी बैंड रिपब्लिक डे पे और सरकारी फंक्शन पे या फौज का जो कोई फंक्शन होता है, तो ये पुराने ट्रेडिशन के मुताबिक चल रहे हैं। वार में आपने देखा होगा फिल्मों में कि म्यूजिशियंस का काफी बड़ा रोल होता है, तो ये उस ढंग का, और वार के टाइम में इनका डिफरेंट रोल है। मतलब कैजुअलिटीज को, जो घायल हो जाते हैं या जो शहीद हो जाते हैं, उनको बैटलफील्ड से ले जाना, उनका सही इलाज करवाना, उठा के ले जाना, ये सब उनका रोल होता है। ऐसे नहीं है कि लड़ाई के टाइम में। उसके बाद अभी वुमन एंट्री भी आ गई है, हमारे बहनों का, हमारी बेटियों के लिए भी जगह आर्मी में एज सोल्जर खुल गया है, और वो सीएमपी में है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में उनकी वैकेंसी आई है। फिर टीए, टीए टेरिटोरियल आर्मी, ये उन लोगों का जज्बा को शांत करता है, उन लोगों के जिनके पास किसी भी कारणवश से फौज में जाने की इच्छा बहुत थी मगर पूरी नहीं हो सकी, बहुत कारण होते हैं, तो वो कुछ दूसरा कार्य भी करते हुए टीए में आ सकते हैं। यूनिफॉर्म की लालसा है, उसको पूरा कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और उसको और उसमें बखूबी फौज की ड्यूटी कर सकते हैं। और आजकल काफी ड्यूटियां आती हैं, ये लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, खास करके डिस्टर्ब एरिया में, तो ये टीए के रूप में आते हैं। और आप सबको शायद मालूम होगा, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये सब टीए में आए थे, कोई एयरफोर्स के अफसर बन के, कोई आर्मी के कमांडो के ट्रेनिंग लेके, और ये सब टीए के अफसर हैं। और डीएससी, डीएससी आपने देखा होगा आर्मी में, हमारा जो कैंप होता है, हमारा जो एरिया होता है, उसके गार्ड के लिए, इंस्टॉलेशंस के गार्ड के लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब खाकी वर्दी में रहते हैं। ये कोई और नहीं है, ये हमारे पुराने सोल्जर्स हैं। जब वो फौज से अपनी ड्यूटी निभा के निकल जाते हैं तो उनको डीएससी में, डिफेंस सिक्योरिटी कोर बोलते हैं, उसमें इनकी भर्ती होती है, और इनको सारे पर्क्स प्रिविलेजेस एकदम आर्मी वाला ही मिलता है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, थोड़ा बहुत कम है, मगर सब कुछ उसी ढंग का है। टर्म्स कंडीशन भी वही है, डिसिप्लिन क्राइटेरिया भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर भर्ती होने के लिए फौज में एक सोल्जर के रूप में जाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला प्रश्न लोगों का आता है कि सर वैकेंसी तो आ गई है, मगर मैं करूं क्या। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, तो ओपन रैली जरूर होती है, और उस ओपन रैली में जब तक ये स्टेप नहीं लेंगे आप नहीं जा सकते, आपको लौटा दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने आप को एक बार रजिस्टर करें, और वो www.joinindianarmy.nic.in इस पे जाएं, वेबसाइट पे, और वहां अपने आप को रजिस्टर कर लें। जब आप उस पे रजिस्टर हो जाते हैं तब उससे आप एडमिट कार्ड लें, उसके बाद रैली साइट पे जाएं। वहां जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, फिर आप रैली साइट पे जाएंगे। और इस रैली साइट पे ये ध्यान देना है, जब जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दें कि किस डिस्ट्रिक्ट का किस दिन है या किस डेट पे है। आप मान लो जमुई डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप मंडे को वहां चले गए, मगर मंडे को
जमुई का नहीं है तो आपको लौटा दिया जाएगा। फिर आप हल्ला करेंगे, फिर आप गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे कि देखिए मैं इतना सब तैयारी करके आया हूँ, मुझे लौटाया जा रहा है। और वो रूल है, और हमने देखा है बहुत लोग हंगामा कर देते हैं और उसकी भीड़ काफी होती है। आपने सुना होगा रैली साइड पे हंगामा हो गया, भगदड़ मच गया। ये ज्यादातर इस ढंग के लोग होते हैं, नासमझ लोग होते हैं, जो चीज नहीं समझते कि किसको क्या करना है, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। वो सोचते हैं कि हमको हटा दिया गया, वहां धांधली चल रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सही ढंग से एडवर्टीजमेंट को नहीं पढ़े हैं और गलत डे गलत ओकेजन पे पहुंच गए हैं। जब आप रैली साइट पे पहुंच जाएंगे तब आप जो डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं उसको चेक करेगा, और चेक डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको अंदर लेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। पीएफटी बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, खास करके दौड़, बीम, जिग जैग, ये और जंप होता है। तो ये आपका 950 जंप बोलते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये आपका लिया जाएगा। जब पीएफटी में आप पास हो जाएंगे तो फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा, आपकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ, वो सब भी आगे बताऊंगा। और उसी के साथ साथ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, बजाते क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, और वो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे। एक बार जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, फिर आपको फिट जब हो जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और ये एडमिट कार्ड आपको रिटर्न के लिए लागू होगा। रिटर्न बाद में होता है, 1 महीने 2 महीने, डिपेंडिंग अपॉन ये टाइम फैक्टर। तो ये रिसिप्ट लेना, ये एडमिट कार्ड लेना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आप इंथुजियाज्म में भूल जाएंगे, फिर आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो ये एडमिट कार्ड ले लेंगे, इसका मतलब आप को रिटर्न के लिए परमिशन मिल गया है। रिटर्न जब आएंगे तो आपको दिया जाएगा। ऑफकोर्स ड्यू प्रोसेस में आजकल बायोमेट्रिक होता है, तो वो सब चेक किया जाएगा जब आप फिट हो गए। और अगर आप किसी कारणवश मेडिकल अनफिट हो गए तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी कारणवश आप टेम्पोररी अनफिट हो गए, जैसे आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल का कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल होता है, तो फिर आपको रेफर कर दिया जाएगा वो मिलिट्री हॉस्पिटल में, और वहां पे जाके आप स्पेशलिस्ट आपको देखेंगे, और फिट है तो फिर रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया में, एक ही दिन पे होता है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन का जैसे एडमिट कार्ड मिला है उसके मुताबिक आपका रिटर्न होगा। फिर मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको अलॉटमेंट ऑफ आर्म एंड सर्विसेज, मतलब किसको कहाँ जाना है, वो भी कंप्यूटराइज्ड होता है। कोई भाईबंदी नहीं होती है, कोई मेल मिलाप नहीं होता है। बहुत लोग दौड़ते रहते हैं, कुछ ज्ञान हो जाता है। सब फौज एक ही पर्क्स प्रिविलेजेज है, कहीं कोई अंतर नहीं है। कोई कुछ बता देता है, वो भागने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, लोगों से मेल मिलाप, कुछ जरूरत नहीं है, सब कंप्यूटर से होता है और सब आपकी किस्मत पे है। उसके बाद रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। फिर आप बीआरओ में या रेजिमेंटल सेक्टर में जहां से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है वहां रिपोर्ट करेंगे, और आप इनरोल्ड हो जाएंगे, और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये सारे इतने 15 स्टेप हैं रिक्रूटमेंट का, जो 1 बाय 1 होगा। मगर सबसे पहला स्टेप आप ही को लेना पड़ेगा, और वो पहला स्टेप है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। रैली साइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन
क्या क्या कागजों का, क्या क्या पेपर की जरूरत होगी, वो अपने साथ जरूर ले जाइए। मैंने देखा है लड़के भूल जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, वहां टाइम नहीं रहता है, बहुत रश रहता है, भीड़ रहती है। चेक करने वाले अफसर जवानों को, जो हमारे जेसीओ साहब होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता है, फिर आप अधीर हो जाते हैं। इसलिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, और जायदा ले जाएं, कोई बात नहीं। तो आप फोटोग्राफ 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाएं। क्लास 10th का सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं, जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाए। 10th और 12th का मार्कशीट भी ले जाएं, अगर आपने ये किया है तो उसका मार्कशीट भी ले जाएं। करेक्टर सर्टिफिकेट अपना लेके जाएं विलेज सरपंच से, आजकल आसान कर दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाएं। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको रिक्रूटमेंट में नहीं बैठाया जाएगा। कैसे पता चलेगा कि आप बिहार का भर्ती है तो आप बिहार के ही रहने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, हमारी इंडियन आर्मी कास्ट से कोई वैकेंसी नहीं होता है, कास्ट बेस्ड वैकेंसी नहीं होता, मगर हमारे रेजिमेंट्स जो हैं, बटालियंस जो हैं, वो कास्ट पे बेस्ड है। तो कास्ट इसलिए मांगा जाता है कि आपको वो देख के उस बटालियन में भेजा जा सके, उस रेजिमेंट में भेजा जा सके जहां उसी कास्ट के लोगों की जरूरत है। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइए, अगर आप वार विडो के पुत्र हैं या आप फौजी के लड़के हैं तो इस ढंग का सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, क्योंकि उस पर भी कुछ आ, आ, ये मिलता है, लिवरेज मिलता है 20% तक, तो आपको फायदा करेगा। स्पोर्ट्समैन है तो आप अपना सर्टिफिकेट आउटस्टैंडिंग वाला जरूर लेके जाइए, नहीं तो बोलने से किसी को पता नहीं चलेगा। और आज के दिन सबसे बेस्ट है एनसीसी सर्टिफिकेट। आप एनसीसी ज्वाइन करो, जूनियर विंग में, सीनियर विंग में ज्वाइन करें, ABC सर्टिफिकेट ले, हर एक पे मार्क्स हैं। और C सर्टिफिकेट को तो रिटर्न ही नहीं देना है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रिविलेज है। तो आप एनसीसी में पूरी मेहनत करें और वहां से अच्छी ग्रेडिंग के साथ पास हो, जिससे आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। अब एक बार फिजिकल में जाएंगे, अपने आप पास हो जाएंगे। और पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा, ये सब जो आपके रिटर्न के लिए हथियार हैं, जरूरी हथियार हैं, उसको भी ना भूलें, जरूर ले जाएं। मैंने देखा लड़कों को दूसरे से मांगते हुए, वो दूसरा दे नहीं रहा है क्योंकि वो खुद कर रहा है। तो इस ढंग की चीजों को इग्नोर ना करें, अपने साथ जरूर ले जाएं। कुछ खो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये सब आप ले जाएंगे तो आपकी मतलब घबराहट नहीं होगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा, लास्ट मिनट आप में उतावलापन नहीं आएगा। अब जीटी सोल्जर का एलिजिबिलिटी जो मैंने बताया था, उसका उसका एज क्राइटेरिया है 17.5 से 21 वर्ष। और वो 17 से 21 वर्ष, 17.5 और 21 वर्ष किस दिन होना चाहिए? ये है कनेक्टेड डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट का, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट हो गया उस दिन 17.5 साल आपका एज होना चाहिए और 21 साल से कम होना चाहिए। और जैसा आप सबको शायद मालूम होगा कि अभी अग्निवीर के लिए 2 साल बढ़ाया गया है। तो ये अग्निवीर के लिए बढ़ाया गया है सिर्फ टेम्पोररी फेज के लिए, क्योंकि 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो उन सब लड़कों को भी मौका मिल जाए, इसलिए किया गया है। मगर एक्चुअल एलिजिबिलिटी में चेंज नहीं आया है। और यहीं पे मैं ये भी
क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं आप लोगों के नॉलेज के लिए कि अग्निवीर सिर्फ प्रोसेस में चेंज आया, अग्निवीर में चेंज आया, वो जो कि बाद में जरूरत पड़ेगी जब आप भर्ती होके चले जाएंगे। मगर भर्ती के प्रक्रिया में, उसकी एलिजिबिलिटी में, उसकी जरूरतों में, डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज नहीं आया है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचने लगिएगा कि अब अग्निवीर आ गया तो कोई बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रोसेस, सारी चीज जैसे पहले था वही है। सिर्फ 2 साल के लिए टेम्पोररी ये दिया गया है so दैट सबको फेयर चांस मिले, और क्राइटेरिया सेम है जो पहले था। तो एज आपको बता दिया, एजुकेशन 12th और 12th जैसा रीजन है उसके मुताबिक है। हाइट याद कीजिए जो मैंने बताया, रीजन्स 163/169 के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन। वेट अकॉर्डिंगली वेरी करेगा 48 से लेके 57 तक। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, उसको आपको फैलाना है 5 सेंटीमीटर। नेशनैलिटी में इंडियन तो होना ही होना है। नेपाल, भूटान, तिब्बत के रिफ्यूजी, जो तिब्बत के वो रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले आ गए हैं भारत में, उनको लागू है। श्रीलंका, पाकिस्तान, कीनिया, बर्मा, युगांडा, और जो अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो भी शायद लागू हो जाएगा। तो उसके बाद वाले भी जो आए हैं उनको भी एलिजिबल माना जाएगा और वो भी हमारे साथ रिक्रूटमेंट में, हमारी फौज में भर्ती हो पाएंगे। मेडिकली फिट होना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। मेडिकली अगर अनफिट है तो किसी भी कीमत पे फौज के लिए आप काबिल नहीं है, नहीं आएंगे। और आपका शादीशुदा स्टेटस क्या है? आपको सिंगल होना है, शादीशुदा नहीं होना है। अभी मैं आऊंगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी इंसिस्ट करके बताना चाहूंगा कि ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और उसी के बाद जब भी होता है 1-2 महीने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो भी 100 मार्क्स का। तो वो बच्चे खास करके पूरा ध्यान दें कि अगर आप फिजिकली ज्यादा फिट हैं, स्ट्रोंग हैं, आपकी ताकत फिजिकल में है, तो पूरी कोशिश करें 100 के 100 मार्क्स लाने के लिए। वो मेरिट में आपको फायदा देगा। रिटन में कमजोर हैं तो वो पूरा कर देगा। और ये एकदम ऑब्जेक्टिव है, आपने कर लिया तो 100 के 100 मार्क्स, नहीं किया तो ये देखिए इसके मार्क्स दिए हुए कम हो जाएगा। जैसे रन है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का रन 1600 मीटर का होता है, और वो अगर 5.5 मिनट से नीचे ले आते हैं तो पूरे के पूरे 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पूरा कैमरा में होता है, कोई आपको बदल नहीं सकता, चाह के भी 59 मार्क्स कोई नहीं दे सकता। आपको जब भी मिलेगा 60 मार्क्स मिलेगा। सोच लीजिए कितना बड़ा ये है। और 5.5 के बाद अगर आप आते हैं 5.45 मिनट तक तो आपको 48 मार्क्स मिलेगा। इसलिए पूरी मेहनत कीजिए, 5.5 मिनट से पहले ही आप इसमें आने की कोशिश कीजिए, 60 मार्क्स लाइए जिससे कि आपको 100 मार्क्स आए। फिर पुलअप्स, पुलअप्स अगर पूरे आप 10 करते हैं तो 40 मार्क्स आपको मिलेगा, और 9 करते हैं तो 33 मार्क्स, जैसे कि घटता जाएगा और आपके मार्क्स घटते जाएंगे। और 8 में 27 मार्क्स, 7 में 21, 6 में 16, और
6 इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू। ये आपको करना ही करना है। अगर 6 से नीचे चले जाएंगे तो आप पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल का कितना महत्व है। और जिग जैग और 9 फीट डिच, इसमें मार्क्स बेशक नहीं है मगर पास करना है। हमने देखा है खास करके 9 फीट डिच में लड़के घबरा जाते हैं, थके होते हैं, छलांग नहीं लगा पाते हैं, गिरने का डर होता है। मगर जरूर करें, पूरा अभ्यास करें। और जिगजैग भी बहुत लड़के फेल हो जाते हैं। ये बेसिकली मेंटल टेस्ट का है, उनमें वो बैलेंसिंग सिस्टम नहीं आता जो फौज के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप फेल हो गए, कोई जान के फेल नहीं करेगा। जनरली आपको एक बार गिर भी गए तो हम समझते हैं घबराहट में गिर गया, एक मौका और दे दो, थोड़ा आराम दे के कि ठीक है बेटा कर लेना। मगर करना पड़ेगा, पास करना ही करना पड़ता है। अब आइए मेडिकल में। मेडिकल में कोई ऐसा लंबा चौड़ा उस ढंग का मेडिकल नहीं होता है। 17 साल 18 साल की उम्र में क्या बीमारी हो सकती है, छोटी मोटी चीजें रहती हैं जो अगर आप मेडिकल से पहले तैयारी कर लें तो आपको दे वो सारे आपको ये हो जाएगा। आपको, मेरा कहने का मतलब, दूर हो जाएगा। आप एकदम आराम से निकल जाएंगे। बेसिकली फिजिकली और मेंटली हेल्थ आपका रोबस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चेस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉर्मल हियरिंग, ये नहीं कि आप सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसे ऐसे करके एक कान में खुर 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 कुछ करेंगे कागज उगज से, दूसरे कान से फिर दूसरे कान का टेस्ट लेंगे। कलर विजन नहीं होना चाहिए। ये सिंगल रेड और ग्रीन इसका टेस्ट होता है, ये सब होगा तो नहीं होगा। विजन 6x6। आपके बोन्स में डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, जैसे फ्लैट फीट, नॉक नी, आपस में नी टच करते हैं तो ये रिजेक्शन है। हाइड्रोसिल बड़ा होना, वेरिकोस वेन होना, वो जो फूला हुआ है, और HIV, ये सब नहीं होना चाहिए। मगर 99% लोगों के पास ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, टेम्पोररी अनफिट होके भी फिट हो जाते हैं। तो इसमें मन को छोटा ना करें, अपने को देखें और उसकी तैयारी करें। सिविल में डॉक्टर से दिखा लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे समय वक्त रहते हुए इलाज भी हो जाता है। अब रिटन टेस्ट, उसमें आपको किन बातों पे ध्यान देना है। जैसा मैंने बताया था कि मेडिकल होने के बाद जब मेडिकली आप फिट हो जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड का मतलब कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड ये वो टाइप नहीं, एक कागज दे देंगे कि इतने को ये हुआ है। वो लेना आपको बहुत जरूरी है। घबराहट में उसको रास्ते में खो नहीं देना है, ये सब आपकी परेशानी बढ़ाएगी। हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे, बैठने ना दे, ऐसे। तो इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, ले लेते हैं ठीक से उसको रखें और बढ़िया से बचा के रखें, समय पर लाएं। इसमें अगेन रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। 33% पास मार्क्स हैं, मगर इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरिट बनेगा 200 मार्क्स पे। अगर फिजिकली आपने बहुत अच्छा किया है और इधर रिटन में थोड़ा कमजोर है या फिजिकल कहीं कमजोर हो गया तो रिटन में पूरा लाइए। और सब्जेक्ट क्या होगा आप सबको आज के दिन मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग। माइंड हल्का लॉजिकल रीजनिंग रहता है, कोई भारी भरकम नहीं होता है, ये जान लीजिए। कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। अगर आपने 8th 9th अच्छी तरह की है, उसमें आपने अटेंड किया है क्लासेस, अपने ताकत पे पास किया है, तो आप ये रिटर्न आराम से पास कर जाएंगे।
रिटन टेस्ट ध्यान देने वाली बात है, हर एक फोर्थ संडे चौथा संडे एवरी मंथ होता है, और ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन होता है, वही फोर्थ संडे को कंबाइंड होता है। और सिर्फ मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर इस महीने में नहीं होता है। कहने का मतलब क्वार्टर जब शुरू होता है, क्वार्टर के लास्ट मंथ में नहीं होगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में नहीं होगा भर्ती। इसलिए नहीं होता है कि जो जनवरी और फरवरी में भर्ती हुआ है उसका मार्च में ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच किया जाता है, इसलिए उसमें, क्योंकि अफसर स्टाफ भर्ती करने वाले एक ही हैं जो डिस्पैच, तो डिस्पैच करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो उसी तरह मार्च के बाद अप्रैल में भर्ती होगा, जून में डिस्पैच होगा, उस जून में भर्ती नहीं होगा। फिर जुलाई अगस्त भर्ती होगा, सितंबर में डिस्पैच होगा, उसमें भर्ती नहीं। फिर अक्टूबर नवंबर भर्ती होगा, दिसंबर में डिस्पैच होगा। इस ढंग से सारे क्वेश्चन, कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके 4 ऑप्शन, जैसे केबीसी में आता है ना 4 ऑप्शन, याद रखिएगा, केबीसी देखते ही होंगे, केबीसी में 4 ऑप्शन होता है, उसी ढंग से वहां भी 4 ऑप्शन होता है। सिर्फ अंतर है कि केबीसी में अमिताभ बच्चन बैठा है, यहाँ कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, यही यहाँ आप ही हीरो हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर एक गलत मार्क निगेटिव मार्किंग है, 0.5 आपका डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छे अच्छे लड़के नर्वस होके फेल हो जाते हैं। जो चीज नहीं आता है उसको छोड़ दो, नहीं तो एक गलती ऊपर से 0.5 मार्क्स कट जाएगा, तो आप फेल हो जाते हैं, आपका मार्क्स बहुत कम आ जाता है। और टाइम 1 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100, जैसा कि मैंने बताया, 100 फिजिकल, 100 रिटर्न, 200 उसमें से मेरिट। तो ये चीज देना है। एनसीसी के लड़कों को कोई रिटर्न नहीं होगा जो सी सर्टिफिकेट किए हुए हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे पहले मैं बता चुका हूं, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का ईच होगा, 30 मार्क्स। जनरल साइंस 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स। मैथ 15 क्वेश्चन, इसका भी 2 मार्क्स, 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 5, 10 मार्क्स। और अगर आप जीडी के लिए अपियर कर रहे हैं तो कोशिश करें मैक्सिमम मार्क्स लाने का, क्योंकि परसेंटेज बहुत हाई जाता है, 70, 75, 80% लाने की कोशिश करें। और जो गलत है उस पर चांस ना ले, वो आपको नीचे ले आएगा। इसलिए एकदम जिस पे श्योर है उसी पे अटेम्प्ट करें, जिस पे श्योर नहीं है उसको छोड़ दें, कम से कम निगेटिव मार्किंग तो नहीं आएगा। और सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे, वहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। पहले से जो लड़के एग्जामिनेशन दे के आए हैं उनके पास भी आजकल अवेलेबल है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर घर ले जाने के लिए अभी अलाउ किया जाता है, तो वो सब भी ले सकते हैं। उसकी किताब भी मिलती है, मैं लास्ट में बताऊंगा, और वो किताब लेके तैयारी करें। कॉम्पिटिटिव है, इजी जरूर है मगर कॉम्पिटिटिव है। अब जनरली मैं टच कर रहा हूं कि जीके में किस ढंग का क्वेश्चन आएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत एलिमेंट्री, पर उसमें भी लड़के गलती करते हैं। एसबीआई, कौन नहीं जानता है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और गलत कर देते हैं। हाँ। अब हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके 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 ओके।
में है। एब्रिविएशन जैसा बताए एकदम एलिमेंट्री होंगे, और से ये स्पोर्ट्स पे क्वेश्चंस होगा, खास करके लेटेस्ट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, अवार्ड्स एंड प्राइजेज, नेशनल अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेज, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेट्स कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, जो कि आप पढ़ते हैं। ज्योग्राफी, miscellaneous, armed forces, etc. General science, again, I'm purposely rushing through because कि ये सब एलिमेंट्री हैं, सब ह्यूमन बॉडी के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, बहुत छोटे छोटे। मैथ्स में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जो सब आप लोग करते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पेरीमीटर है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम एटसेट्रा, एकदम पता भी नहीं चलेगा। सुनने में बड़ा वर्ड लगता है मगर काम में छोटा है। नाउ कुछ मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा जो मैं हर एक लेक्चर में देता हूं, जो यहाँ पे भी मैं देना चाहूंगा। और ध्यान दें, सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे को भी बताएं। टॉट्स जो होते हैं, ठग जो होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, उनको एकदम दुत्कारो। आज के दिन इस धरती के ऊपर और आसमान के नीचे भर्ती होने के लिए कोई भी अगर आपकी मदद कर सकता है तो वो आप खुद हैं, कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। मैं भी अगर कंडक्ट कर रहा हूं और मेरा बेटा भी उसमें परीक्षा दे रहा तो वो फेल हो जाएगा। इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि हम खुद नहीं जानते किसका मार्क्स हम दे रहे हैं। ये सब सबके सामने होता है और कंप्यूटर के माध्यम से होता है, नाम सब कोडेड होता है। इसलिए कोई भी बोलता है आपको ठग रहा है, झूठ बोल रहा है। र्यूमर और प्रोपगंडा में एकदम विश्वास ना करें, सच्चाई में विश्वास करें जो मैं बोल रहा हूं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बहुत प्योर है, भगवान की बहुत दया है, बहुत ईमानदारी है। एक आध कोई अगर गलत भी काम करता है तो उसका दूसरा सीनियर उसके कान पकड़ के उसको ठीक कर देता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेईमान नहीं है, तो ये ध्यान रखना, कहीं कोई बेईमानी नहीं है। और कहीं कोई ठगी बेईमानी नजर में आता है, तुरंत शिकायत करो, उस पर ये होगा। जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, उससे पहले रेस्ट करो, अपने को ठंडे रखो, उबला ना हो, बेचैनी ना आने दो। हमने देखा है लड़के उठ उठ के पेशाब करने जाते हैं, लास्ट मिनट में किताब देख रहे हैं खोल के, कुछ नहीं होता। आराम से, शांति से, खूब आराम से सो और बढ़िया करोगे। और अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए पूरा तैयारी करो, पूरी की पूरी तैयारी करो, एकदम चांस मत लो। अपने विलेज लेवल पे फर्स्ट आ रहे हो मगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे compete करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट के लिए भी पूरी तैयारी करें। क्वेश्चन एलिमेंट्री जरूर होता है और कंपटीशन है। अगर 100 मार्क्स में 2 मार्क्स भी आपको कम आते हैं तो 98 99 वाला का हो जाएगा, क्या करेंगे। इसलिए पूरी तैयारी करो, एकदम समझो कि आपके लिए बहुत कठिन चीज है। और सिस्टम में विश्वास करो। ये जो सिस्टम है जो मैंने बताया 15 स्टेप में, सिस्टम में कहीं बेईमानी नहीं है। कोई इंडिविजुअल है तो वो खुद बेईमान है, उसका रिपोर्ट करो, उसको रास्ते पे लाया जाएगा, उसको सही जगह दिखाया जाएगा, जो कि कुछ केसेस में जेल तक होता है। हमारा आर्मी, बार बार मैं बोलता हूं, बहुत ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक ऐसी कोई बेईमानी नहीं है। और अपने आप में पूरा भरोसा रखो, तुम में अगर दम है तुमको कोई पीछे नहीं कर सकता, और तुम में अगर दम नहीं है तो कोई तुमको बढ़ा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। मेडिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के लिए भी
तैयारी करो, पूरे किसी डॉक्टर के पास जाओ सिविल में, उनसे दिखाओ, उनको भी मालूम होता है। छोटी छोटी कान में वैक्स, हाइड्रोसिल फूल जाना, नस फूल जाना, ये सब चीजें जो दूर हो सकता है, जिसमें बहुत लोग छट जाते हैं, उसको दिखा के ठीक करवा लो। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस तैयारी में सैंपल पेपर पूरा करो। मैंने देखा लड़के को दौड़ते हैं रात दिन सुबह शाम, मगर रिटर्न टेस्ट में रह जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं, पैरों में गिरते हैं, सर मेरी बहन की शादी है, ये है, हम 2 मार्क्स से रह गए, ऐसे हो गए। या अगल बगल वाले से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, हम उनको उठा देते हैं, उनसे मतलब पेनलाइज कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी कर को सैंपल पेपर का पूरा पढ़ाई करो। और जैसा मैंने बोला था, इंडियन आर्मी सोल्जर्स जीडी सैंपल पेपर्स हैं, तकरीबन 200-250 रुपये का ये किताब आता है। इस किताब को खरीदो, उस पर पूरी तैयारी करो। और किसी चीज में आपको समझ नहीं आता है तो आप मेजर सिंह के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, पूरा आपके लिए अवेलेबल हूं। यहाँ पे मैंने बहुत ही संक्षेप में इतना बड़ा विस्तृत चीजों को इकट्ठा करके आपको बताया हूं। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछें, मैं कोशिश करूंगा। अगर हमें नहीं ज्ञान होगा तो मैं पूछ के फिर अगला क्लास में आपको बताऊंगा।